अब हम बात करते हैं सूर्य और उसके चक्कर लगाने वाले पिंड यानी ग्रहों के बारे में। देखिए, सौर परिवार का सबसे पहला ग्रह क्या है? बुध। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुध ग्रह के बारे में। देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह। इसके अलावा दूसरी मेन बात यह है कि 8 ग्रहों के अंदर सबसे छोटा यानी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 88 दिन में पूरी कर लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण सूर्य की चकाचौंध में ये डूबा रहता है, घिरा रहता है। इसलिए इस ग्रह को देखना कोई आसान काम नहीं है। बुध ग्रह को सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या सूर्योदय से तुरंत पहले देखा जा सकता है, लेकिन ये देखा वहीं से जा सकता है जहां क्षितिज पर हम देखें तो कोई भवन, कोई पेड़ बीच में न आए। ऐसी स्थिति से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण इस ग्रह का जो तापमान है उसका उतार चढ़ाव अन्य ग्रहों के बजाय ज़्यादा है। यानी रात्रि के अंदर यहाँ का तापमान बहुत ही कम चला जाता है और दिन के समय यहाँ का तापमान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार इसका तापमान अन्य ग्रहों से बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला है। अगला ग्रह है शुक्र। सूर्य से दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह है शुक्र। देखिए, शुक्र ग्रह वो आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसको क्या करते हैं? सूर्योदय से पहले पूर्वी दिशा के अंदर, यानी कभी कभी सूर्योदय से पहले पूर्वी दिशा के अंदर, जबकि सूर्यास्त के पश्चात कुछ समय के लिए कभी कभी से पश्चिमी दिशा में देखा जा सकता है। हम इसको सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास देख सकते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह को भोर का तारा, प्रभात का तारा, प्रातः का तारा आदि कहा जा सकता है, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह देखा जा सकता है इसलिए। ठीक है, और शाम को कुछ समय के लिए देखा जा सकता है, इसलिए संध्या का तारा या सांझ का तारा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका जो परिक्रमण काल है वो अन्य ग्रहों से क्या है? अलग है। कारण के शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह है ये किधर से घूमेगा? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो कि बाकी जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने करते हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें ना, तो पृथ्वी शुक्र है वो सबसे नज़दीक है, या यूँ कहें शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार शुक्र ग्रह सबसे चमकीले रूप में देखा जा सकता है। इसको सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात यानी 1 से 3 घंटे और सूर्योदय से कुछ समय पहले 1 से 3 घंटे पहले इसे देख पाना आकाश में आसान काम है, मध्य रात्रि को नहीं है। साथ ही साथ इसमें ये खास बात है कि इसका घूर्णन अन्य ग्रहों से अलग हो गया। ठीक है, और इसका परिक्रमण काल लगभग 124 दिन के आसपास है, यानी बुध के बाद का दूसरा है, तो परिक्रमण करने में इसको 124 या 25 दिनों का समय लगता है। साथ ही साथ जिस प्रकार देखिए चंद्रमा कलाएं दर्शाता है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह भी कलाएं दर्शाता है। देखिए, शुक्र और बुध दोनों ही ऐसे ग्रह हैं
जिनका कोई उपग्रह नहीं है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक है। जैसे बुध का हम परिक्रमण काल बता रहे हैं 88, उसी प्रकार शुक्र का है 224 से 225 दिन। ठीक है, सॉरी मैंने आपको पहले 124 बोला है शायद, लेकिन वो 224 और 225 के करीब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए 2 ग्रह। अब हम बात करेंगे तीसरे ग्रह की। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर सौर परिवार का तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी इन ग्रहों के अंदर एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। ठीक है, जीवन इस पर विद्यमान है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि सूर्य की इससे उचित दूरी और उचित तापमान, उचित वायुमंडल और जल की उपलब्धता, ये ऐसे संकेत हैं या ऐसे साधन हैं जहां ये जीवन के लिए योग्य बन पाता है। ठीक है, अब भू पृष्ठ का जल है। ठीक है, और साथ ही साथ ये वायुमंडल है। इनमें होता क्या है कि भूपृष्ठ का जल है तथा भूमि है, उससे प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कारण पृथ्वी है वो नीली हरी सी प्रतीत होती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं और जीवन वाला ग्रह भी इसको कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी है वो जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो लगभग 365 दिन का समय लेते। 365 सही 1/4 दिन, यानी ये दिन है परिक्रमण काल, वो लगातार दूरी के आधार पर बढ़ता जा रहा है और उचित तापमान के कारण जीवन का इस पर रह पाना आसान काम हो गया है। ठीक है, और पृथ्वी है उसका अपने अक्ष पर झुकाव, ठीक है, अपने अक्ष पर झुकाव इस प्रकार है कि ये ऋतु परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, या ऋतु परिवर्तन हो सकते हैं। तीसरे ग्रह पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है, कौन सा अक्ष? घूर्णन अक्ष। वो घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के लंबवत नहीं है, और लंबवत नहीं है वही कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारक होता है। एक बात हमने यहाँ देखी कि बुध और शुक्र ग्रह उनका कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह है और वो है चंद्रमा। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुध है और शुक्र है, इनका कोई भी क्या नहीं है, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है और वो कौन सा उपग्रह है? वो है चंद्रमा, जो इसके निरंतर चक्कर लगा रहा है। देखिए, पृथ्वी है वो जब अपने अक्ष पर घूमती है तो वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमेगी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और ये घुमाव है वो दैनिक गति कहलाता है अपने अक्ष पर। और दैनिक गति में ये अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। इस 24 घंटे को यदि हम एक्चुअल सही टाइम के रूप में देखें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय ये लगभग लेती है। सो नॉर्मली सामान्य हम क्या करते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे है, जो इसकी दैनिक गति है। और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल है वो 365 सही 1/4 दिन है, जिसे हम वार्षिक गति के रूप में जानते हैं। अगला ग्रह है मंगल ग्रह। ठीक है, देखिए पृथ्वी की कक्षा के बाहर, किसके बाहर? पृथ्वी की कक्षा के बाहर सबसे पहला ग्रह है वो है मंगल। और सूर्य से दूरी के आधार पर देखें
तो मंगल चौथा ग्रह है। सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर मंगल ग्रह चौथा ग्रह है, और पृथ्वी की कक्षा के बाहर देखें तो ये पहला ग्रह है। ठीक है, और ये पृथ्वी से देखने पर रक्ताभ यानी रक्त की तरह रक्ताभ दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और पृथ्वी के जिस प्रकार एक उपग्रह है, उसी भांति जो मंगल है उसके 2 उपग्रह है। और मंगल एक स्थलीय ग्रह है। देखिए, ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थलीय उपग्रह, एक स्थलीय ग्रह जहाँ स्थल या जमीन भाग ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। दूसरा होता है गैसीय ग्रह, जिसमें गैस ज़्यादा दिखाई दे रही हो। तो पृथ्वी की भांति मंगल है वो स्थलीय ग्रह है। ठीक है, और 2 इसके उपग्रह। देखिए, स्थलीय ग्रह होने के कारण मंगल है उस पर जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ ये पृथ्वी के नज़दीक का या उसकी कक्षा के बाहर का पहला उपग्रह। तो इसकी जांच के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, ठीक है, इसरो ने मंगलयान मिशन चलाया। कौन सा मिशन? मंगलयान। इस मिशन के तहत इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने 5 नवंबर 2013 को मिशन मंगलयान उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। ये उपग्रह वो 24 सितंबर 2014 को अपने मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हुआ, और ये भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था जो पहले ही प्रयास में सफल हो गया था। ये था भारत का मंगल मिशन और मंगल ग्रह की जानकारी का प्रयास। ठीक है, देखिए अगला जो ग्रह है वह है बृहस्पति। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर 5वां ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति ग्रह जैसा कि चित्र में दिख रहा है, ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती है। यदि हम कल्पना करें कि एक गेंद हमारे पास इतनी बड़ी है जिसके अंदर हम 1300 दाने डाल सकें, और एक दाना पृथ्वी को रिप्रेजेंट करे, तो इसका मतलब उस गेंद में 1300 पृथ्वियां समा जाती है। इतना बड़ा ये ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। तो पृथ्वी से आकार में 1300 गुना बड़ा है, इसके अंदर 1300 पृथ्वियां समा सकती है। और बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से लगभग 318 गुना है। और ये ग्रह बड़ा होने के साथ साथ एक बात और है, ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो बहुत ही तेज गति के साथ घूर्णन करता है। और इसके उपग्रह भी कई हैं, इसके चारों चक्कर लगाने वाले पिंड भी कई है। कहने का मतलब उपग्रह इसके कई हैं। और इसके चारों ओर हमें धुंधले धुंधले वलय या घेरे भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण रात्रि को आकाश में देखा जा सकता है, इसको पहचाना जा सकता है। जब रात्रि को आकाश में इसका अवलोकन करते हैं दूरबीन की सहायता से, तब हम इसके 4 बड़े चंद्रमा को भी देख सकते हैं। और जैसे हमने पहले बात की कि ग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गैसीय, एक होता है स्थलीय। तो हमने देखा था कि पृथ्वी की भांति मंगल स्थलीय ग्रह, लेकिन ये जो बृहस्पति है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून या इनको कहीं अरुण, वरुण, ये सब गैसीय उपग्रह, गैसीय ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये गैसीय ग्रह है। अगला जो ग्रह है वो है शनि। देखिए, सौर परिवार का दूरी के आधार पर 6ठा ग्रह है शनि। तो ये बृहस्पति के बाद का पहला ग्रह और सूर्य के पश्चात का 6ठा ग्रह है। और ये पीला प्रतीत होता है। कैसा? पीला प्रतीत होता है। और इसके चारों ओर रमणीय वलय, क्या है? रमणीय वलय, घेरे, जो इसको अपने आप में अद्वितीय बना देते हैं, यानी सौर परिवार में अद्वितीय बना देते हैं। लेकिन ये छोटा भी है और दूर भी है। इसके कारण ये नंगी आंखों से
नहीं देखा जा सकता, लेकिन दूरदर्शी की सहायता से इसको सन्नी को हम देख सकते हैं। और जिस प्रकार इनके प्राकृतिक उपग्रह हैं, भाई अपन पृथ्वी का भी उपग्रह बता रहे हैं, मंगल का भी बता रहे हैं, बृहस्पति की बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सन्नी के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। और इसकी एक जो सबसे अलग बात है, ये अन्य ग्रहों में सबसे कम सघन है, और इसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी अलग है। यानी सन्नी की सबसे अलग बात है वो ये है कि ये इन सब से कम सघन है, और सन्नी का जो घनत्व है वो जल के घनत्व से भी कम है। तो सघनता के हिसाब से ये सबसे कम है। नेक्स्ट है यूरेनस और नेपच्यून। इसको हम कह सकते हैं अरुण और वरुण। देखिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर यूरेनस 7वां ग्रह है और नेपच्यून 8वां ग्रह है। देखिए, हमने शुक्र के बारे में पढ़ा था कि जो शुक्र ग्रह है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। उसी प्रकार शुक्र की भांति ही जो अरुण और वरुण है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। और अरुण की अपन विशेष बात देखें तो इसे अन्य सभी ग्रहों में सबसे ठंडा माना गया है, ठीक है, या इसका जो वायुमंडल है वो सबसे ठंडा माना जा रहा है। और इन ग्रहों की जो अलग एक विशेषता है, जो विलक्षण विशेषता अपन कह सकते हैं, वो क्या है कि ये अत्यधिक झुके हुए घूर्णन अक्ष वाले हैं। इनका जो घूर्णन अक्ष है वो बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, इसलिए जब ये अपनी कक्षा में गति करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे लुढ़क रहे हो, ठीक है। तो लुढ़कती हुई गति वाले ये प्रतीत होते हैं। इस प्रकार सूर्य से 7वां अरुण या यूरेनस और 8वां वरुण या नेपच्यून। ये तो थे क्रम के अनुसार हमने सबका अध्ययन किया। अब थोड़ा हम देखते हैं, एक तो आंतरिक, ठीक है, और एक देखते हैं बाहरी ग्रह, ठीक है। देखिए, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये पृथ्वी के बढ़ती दूरी के आधार पर, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर सूर्य के नज़दीक है, इसलिए ये आंतरिक ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। जबकि ये जो बाकी हैं वो सूर्य से बढ़ती दूरी ज़्यादा होने के कारण ये बाहरी ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाहरी ग्रह। अब थोड़ा सा इनका आकार और देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आकार याद करना बहुत आसान है। यदि हम इनकी बढ़ती हुई दूरी को याद रखेंगे, ठीक है, तो हमें इस आसान रहेगा। देखिए, हमने देखा, पढ़ा है कि आकार में देखा है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति के बाद क्या है? शनि, शनि के बाद क्या है? यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये 4 सही क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण या यूरेनस, और उससे छोटा नेपच्यून या क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। ये 4 आकार में पहले, यानी बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, नेपच्यून, ये आकार कम होते जा रहे हैं। 5वां देखें तो शुक्र, शुक्र के बाद 6ठा पृथ्वी, फिर 7वां मंगल और सबसे छोटा बुध। इस प्रकार ये आकार के आधार पर हम इसको देख सकते हैं कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति है, दूसरा बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण, फिर है छोटा शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, और अंत में सबसे छोटा है बुध। इस प्रकार ये आकार के आधार पर अपन को देख सकते हैं। और ये आंतरिक ग्रह हो गए पहले 4, और बाकी 4 ये बाहरी ग्रह हो गए हैं। तो ये है सौर परिवार के ग्रह। अब हम सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में?
सौर परिवार के अन्य सदस्य। ठीक है, अब अन्य सदस्य में बात करें तो सबसे पहले हैं शुद्ध ग्रह। देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में काफ़ी अंतराल होता है। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच काफ़ी अंतराल होता है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच जो असंख्य पिंड चक्कर लगा रहे हैं वो पिंड शुद्र ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, बहुत सारे पिंड हैं। तो इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं? शुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं धूमकेतु। ठीक है, देखिए धूमकेतु का एक अन्य नाम है पुच्छल तारा। धूमकेतु का अन्य नाम क्या है? पुच्छल तारा है। देखिए, जो पुच्छल तारा है या धूमकेतु है वो भी सौर परिवार का एक सदस्य है। ठीक है, यानी धूमकेतु क्या है? पुच्छल तारा या धूमकेतु सौर परिवार का एक सदस्य है। ये एक अत्यंत परवलयी कक्षा में क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और उनका जो परिक्रमण काल है, किनका? धूमकेतु पुच्छल तारे का जो परिक्रमण काल है वो सूर्य के चारों ओर है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और जब ये सूर्य के परिक्रमण करते हैं तो इनका जो आगे वाला भाग है, धूमकेतु के आगे वाला भाग जिनको हम सिर कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। ठीक है, और इसके पीछे का भाग क्या कहलाता है? पूंछ कहलाता है। ठीक है, और जैसे जैसे ये घूर्णन करते हुए सूर्य के समीप आते हैं वैसे वैसे इसका पूंछ वाला भाग क्या है? वो दूर होता चला जाता है, लंबा होता चला जाता है। ऐसा इसलिए माना गया है कि कई गैसों का एक मिश्रण होता है और सूर्य के जितना नज़दीक आता है वो गैसें फैल जाती हैं, जिसके कारण इनकी पूंछ सूर्य से काफ़ी परे हो जाती है। अब एक धूमकेतु है हेली। कौन सा धूमकेतु है? हेली नामक धूमकेतु है, वो 76 साल बाद दिखाई देता है। कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 साल बाद। देखिए, ये 1986 में दिखाई दिया था, तो हम सोचें कि अब ये कब दिखाई देगा, तो अब ये अपने को 2062 के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, यानी कुछ धूमकेतु ऐसे होते हैं जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात दिखाई देते हैं। तो हेली नामक धूमकेतु 76 सालों के बाद दिखता रहता है। ये पहले 1986 में दिखाई दिया था, तो अब हम 36 में ऐड करें तो अभी हमें 2062 के अंदर दिखाई देगा। तीसरा हम बात करें यानी शुद्र ग्रह, धूमकेतु, और तीसरा अपना जो बात है वो है उल्का या उल्का पिंड। ठीक है, उल्का या उल्का पिंड। देखिए, रात्रि के समय जब आकाश बिल्कुल साफ हो, लेकिन उस आकाश में साफ के समय चंद्रमा न हो, तो कभी कभी हमें आकाश में क्या है? प्रकाश की चमकीली पट्टी दिखाई दे। यानी अंधेरा आकाश है, साफ है, चंद्रमा भी उसमें नहीं है, तो हमें एक चमकीली प्रकाश की लंबी पट्टी दिखाई देती है। वो अचानक से गायब हो जाती है, बहुत तेज गति के साथ हमें दिखाई देती है और गायब हो जाती है। वो जो पट्टी है वो हम कहते हैं टूटता तारा। हम क्या कहते हैं उसको? टूटता तारा, या यूँ कहें उसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये जो शूटिंग स्टार या टूटता तारा कहते हैं, वो कोई टूटा हुआ तारा नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो होता क्या है? वो होता है उल्का। ठीक है, देखिए जिस प्रकार हम बात कर रहे हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच असंख्य छोटे छोटे प्राकृतिक पिंड है जो चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे ही पिंड है वो चक्कर लगाते हुए क्या करते हैं? जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक आ जाते हैं या यूं के पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं,
तो वो वायुमंडल में घर्षण करते हैं। अब घर्षण क्यों करेंगे? क्या घर्षण इसलिए करेंगे कि वायुमंडल में जब प्रवेश करेंगे तो चाल बहुत ज़्यादा तेज होती है, और चाल तेज होती है तो वायुमंडल का घर्षण पे लगेगा और वो जल जाएंगे, और वो जलती हुई जो चमक हमें दिखाई देती है, हम उससे कहते हैं तारा टूट गया। जबकि ऐसा तारा नहीं टूटा, घर्षण के कारण वो चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो क्या है? उल्का। और चमक उत्पन्न करता है और उसका वाष्पीकरण हो जाता है, राख बन जाती है, हमें उसका पता नहीं चलता। लेकिन कभी कभी क्या है, ये गति करता हुआ पिंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और जब ये वायुमंडल में आता है, घर्षण करता है, चमक भी उत्पन्न करता है, लेकिन ये पूरी तरीके से वाष्पीकृत होकर राख नहीं बनाता, और इसका अवशेष पृथ्वी पर आ जाता है, और जहाँ ये पृथ्वी पर गिरता है वहाँ गड्ढा हो जाता है। ये जो पिंड गिरना है वो उल्का पिंड कहलाता है। यानी वायुमंडल में आते भी हैं लेकिन साइज में बड़े होते हैं, घर्षण के कारण चमक पैदा करते हैं, लेकिन वाष्पीकृत होकर पूरी राख नहीं बना पाते और पिंड के रूप में नीचे आ जाते हैं। इसे उल्का पिंड कहते हैं। जहाँ ये गिरते हैं वो बम की तरह गिरते हैं और ये वहाँ गड्ढा बना देते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को ये सौर परिवार के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। नेक्स्ट, अंतिम सदस्य के रूप में देखें कृत्रिम उपग्रह। देखिए, जिस प्रकार इन ग्रहों के उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, तो उसी प्रकार मानव द्वारा बनाए गए भी उपग्रह हैं जो पृथ्वी के अक्ष के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये चंद्रमा की बजाय पृथ्वी के नज़दीक चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये मानव निर्मित है और नज़दीक चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए ये मौसम की जानकारी देने में और दूरसंचार सेवा को स्थापित करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत का पहला उपग्रह देखें तो आर्यभट्ट है। इसके अलावा IRS, एजुसेट, मेटासेट, ये कई उपग्रह हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। तो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। देखिए, इसी के साथ अपना ये लेसन भी समाप्त होता है और अपने इस विज्ञान की ये किताब भी पूरे लेसन समाप्त होते हैं। इस विज्ञान के अपने सारे लेसन कर लिए हैं, बाकी लेसन पहले डाले जा चुके हैं। ये इस किताब का अंतिम वीडियो है। बाकी इसके अन्य पाठों के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख के इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।